Hello, Assalamu alaikum. I'm your biology teacher, Miss Aisha, and welcome to ABSEC Virtual School Program. And today we are going to start our new chapter, which is a reproduction unit number 14, in which we are going to discuss different modes of asexual reproduction in a unicellular organism, simple multicellular and the multicellular organism, and how they are using this asexual method to produce their next progeny, which is completely identical to their parents' one. We are going to discuss the mode of asexual reproduction, like in binary fission, fragmentation, budding, spore formation, parthenogenesis, vegetative propagation, and the tissue culturing techniques, and their side effect, and how the mitosis produce the new progeny identical to their parental one. First, the introduction. Reproduction is defined as the production of the individual of the same species. जबकि हम स्पीशी के चैप्टर के जब हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने कहा था कि स्पीशी में जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हमने कहा था कि स्पीशी आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जबकि बाद में हम लोगों ने कहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिसमें रिप्रोडक्शन के ऐसे मोड ऑफ एक्शन मौजूद है कि जो कि स्पीशी जो कि डिफरेंट स्पीशी के बीच में भी हमारे पास जो क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड ना करने के नतीजे में और न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने स्पीशी की डेफिनेशन से उसको रिमूव कर दिया था कि स्पीशी क्लासिफिकेशन के लिए उसको मेन नेसेसरी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया था। लेकिन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेंशियल प्रोसेस नहीं है कि फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तभी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, बट वाइटल फॉर द स्पेशल सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करता तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक लाइफ स्पैन के अलावा के बाद उसकी डेथ हो जानी है, चाहे वो डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है और वो हमारे पास नेचुरल भी हो सकती है, और वो प्री प्रेडेशन रिलेशनशिप के नतीजे में भी हो सकती है। टेक्निक्स टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, हमारे पास रिप्रोडक्शन एक टेक्निक है, और इसी टेक्निक के अलावा हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में आप जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जेनेटिक मटेरियल रिप्रोडक्शन में हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में हमारे पास वो अपने नेक्स्ट और जो अपने प्रीवियस और पेरेंटल सेल्स हैं उनसे वो डिफरेंट भी होता है। कॉजेज़ ऑफ डेथ में हमारे पास डिजीज़, कंपटीशन, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से प्री प्रेडेशन रिलेशनशिप के नतीजे में स्पीशीज़ का नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहा होता है। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब भी ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, इन्वायरमेंट के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑर्गेनिज्म अमंग दैम। तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में अगर ऑर्गेनिज्म के अगर हाई नंबर नहीं है और तो डेफिनेटली उसके सर्वाइवल चांसेस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म बेस्ट वन सेलेक्ट करती है, इसके लिए हम नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, जो कि एवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेस्ट फीचर्स के साथ है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल के साथ है, बेस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है, डिजीज़ को डिफीट करने की एबिलिटी के लिहाज से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्टअप है, जो कि डेफिनेटली उसके जेनेटिक फैक्टर्स भी डिपेंड करता है, या प्री प्रेडेशन रिलेशनशिप के लिहाज से उसने अपने आप को इस तरह से हाईली प्रोटेक्टेड कर दिया है, या वो इन ऐसी उसके फिज़िकल फीचर्स हैं कि वो प्री प्रेडेशन रिलेशनशिप से बच जाता है, या फिर उसके अंदर ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस कर लेता है जिसके नतीजे में वो अपने प्रेडेटर को डरा देता है, या उसको डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक कर लेता है, या अपने वो साइज़ को बड़ा करके दिखा के वो अपने डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म को डरा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर उसके लिहाज से वो परफेक्ट है तो इन्वायरमेंट में नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वन सेल प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी, जो डेफिनेटली इसमें माइटोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली माइटोसिस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज नहीं होता, तो डेफिनेटली न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम आइडेंटिकल फीचर्स के साथ प्रोड्यूस होती है। इसमें गैमीट्स के भी ना ही इसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और ना ही गैमीट्स के फ्यूजन के नतीजे में ज़ायगोट्स की फॉर्मेशन होती है, किसी किस्म के न्यू सेल्स बनते हैं जिसकी जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंटल सेल से डिफरेंट हो। तो किसी ना ही गैमेट्स बनते हैं ना उनकी फ्यूजन होती है। तो लिहाजा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास सेल्स हैं, जो न्यू प्रोजेनी है, वो हमारे पास क्लोन अपने पेरेंटल सेल्स की प्रोड्यूस होती है।
आपके पास जो यहाँ पे 4 जो मेन टाइप्स, जिसको हम ये कहें कि कॉमन टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्शन को जो डिस्कस किया गया, उसमें एक जो है वो गेमेशन हमारे पास वर्ड बडिंग के लिए भी बडिंग और गेमेशन सेम आपके पास प्रोसेसेस हैं। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास ब्रेक डाउन इनटू पीसेस है, उसको आगे हम मज़ीद डिटेल से करेंगे। यूनिसेक्सुअल में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, जबकि सेक्सुअल में हमारे पास हर्माफ्रोडाइट्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने जेंडर को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास एट अ सेम टाइम इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और उसमें डेफिनेटली अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अपने जेंडर को चेंज करने की एबिलिटी भी उनके अंदर मौजूद होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास बर्डिंग है, उसमें स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द प्रोजेनेटर मिडल पेरेंटल सेल्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। द न्यू बर्डेड सेल कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेट करने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो, जैसे अब यहाँ पे हाइड्रा है, जैसे उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वो वहाँ पे अगेन जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म 2 to 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन के जो है प्रोसेस है वो नेचुरल भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के नतीजे में भी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। 2 to 3 पीसेस, बाज़ दफ़ा जो ये हमारे पास डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास 4 पीसेस में हो जाते हैं। और जो काइनोडर्म्स है, जिसमें स्टार फिशेस, हमें पता है कि स्टार फिशेस 5 लेग्स भी हैं, 8 लेग्स भी हैं। इसी तरह से एकानोडर्म्स में हम पास जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो 12 से 13 पीसेस में भी बाद फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर एक पार्ट जो अपने है वो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू अपने लॉस पार्ट जो है उसको रीजनरेट करता है। तो डेफिनेटली अगर वो 5 हिस्सों में टूटा है तो रीजनरेशन के नतीजे में वो आगे 5 न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। तो जो कि माइटोसिस के प्रोसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पेरेंटल बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, तो वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल वन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पे हमारे पास जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो हमारे पास हाइड्रास हैं, सी स्टार्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरियास हैं, यूग्लिना है, परमेशियम्स हैं, यीस्ट हैं, जितने भी इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में अभी हम लोगों ने कहा कि यूनिसेक्सुअल भी होंगे, जिस तरह से यहाँ एग्जांपल्स में डॉग्स और डक्स और डियर की एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया, या मेल होंगे या फीमेल होंगे। जबकि हर्माफ्रोडाइट में ईच इंडिविजुअल हैव बोथ टाइप ऑफ गोनेट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और अपने जेंडर्स को एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज करते रहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो इस प्रोसेस जो कि आमतौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हमारे पास बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन आमतौर पे माइटोसिस का प्रोसेस ही है, लेकिन चूँकि हमारे पास बाइनरी फिजन में प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं होता, साइटोस्केलेटन्स में फिलामेंट्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होती, इसी वजह से बाइनरी फिजन को माइटोसिस की सब टाइप तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन सेम टू सेम हम इसको क्लासिफाइड नहीं करते। बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट बाइनरी फिजन के नतीजे में अपने पहले कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, फिर साइटोप्लाज्मिक के नतीजे में डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। मल्टीपल फिजन में आपके पास बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन आपस में हैं तो सेम टू सेम, लेकिन बाइनरी फिजन आमतौर पे सूटेबल इन्वायरमेंट्स में होता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में आमतौर पे बाइनरी फिजन होती है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, मेडिसिन्स आप यूज़ कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल टाइप की, तो डेफिनेटली उसके लिए हार्श इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया अपने सेल वॉल को मज़ीद थिक करना शुरू कर देता है, जिसको आप लोग सिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। और ये सिस्ट हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट्स को आपके पास एंटीबैक्टीरियल इन्वायरमेंट्स को रेजिस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर पीएच के अलावा अगर हमारे पास ड्राई कंडीशन आ गई है तब भी ये इसको सस्टेन करने की एबिलिटी रखता है। ये टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाए तब भी एक ख़ास टेम्परेचर तक, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक इसको जो न्यू और जो अंदर पेरेंटल सेल है उसकी प्रोटेक्शन करता है।
क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक पीरियड के बाद 1 से 2 में डिवाइड होते हैं। तो चूँकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो हमारे पास अंदर जो बैक्टीरियल सेल है वो हमारे पास डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5, 6 और बाज़ दफ़ा हमारे पास इस तरह से सैकड़ों की तादाद में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 100 ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास जब सूटेबल कंडीशन हमारे पास दोबारा से अटेन होती हैं तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन होता था और वो न्यू प्रोजेनी को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। चूँकि माइटोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं वो सेम हमारे पास आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगी पेरेंटल सेल की, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम उनका साइज़ छोटा होता है लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन के नतीजे में वो अपने पेरेंटल साइज़ को अटेन कर लेते हैं। इसी तरह से अमीबा के अंदर भी माइटोसिस के नतीजे में पहले कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो 2 में डिवाइड होता है और न्यू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। बर्डिंग में अभी हम लोगों ने कहा कि बर्डिंग में पेरेंटल प्लांट या एनिमल के ऊपर हमारे पास इससे न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है और वो जो आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंटल सेल्स हैं वो जब स्पेसिफिक शेप या साइज़ अटेन कर लेते हैं तो वो अपने पेरेंटल सेल से डिसलोकेट होने के बाद इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ हाइड्रा को शो किया गया है, यहाँ पे एट द सेम टाइम वो मोर देन 1 हाइड्रा के साथ अटैच है, उसके आउट ग्रोथ जो है वो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रही हैं और वो जो न्यू प्रोजेनी है स्पेसिफिक शेप को अटेन करने के बाद इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगी और वो जो है वो आपके पास किसी रॉक के साथ भी अटैच हो सकता है और वो किसी ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सोस्केलेटन है उसके साथ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे ए बी में आपके पास जो है वो यूनिसेलुलर सेल्स के अंदर बर्डिंग के प्रोसेस को दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास आउट ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्म की और वो हमारे पास बर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो वो बर्ड है वो हमारे पास थोड़ा सा जब अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है तो कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में वो न्यू पार्ट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये सेल्स जो हैं वो हमारे पास एक ही सिंगल सेल जो है वो बर्डिंग के नतीजे में एक सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि वो एक चेन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है कि न्यू सेल का साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ पेरेंटल सेल से कि आगे उसने मज़ीद बर्डिंग के नतीजे में न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और ये लॉन्ग चेन आमतौर पे हमारे पास किंगडम फंजाई में बहुत ज़्यादा जो है वो आमतौर पे ऑब्ज़र्व की जाती है, ख़ासतौर पे फिर जो यीस्ट है उसमें आमतौर पे इसको ज़्यादा देखा जाता है। फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया कि जेमेशन और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, उसमें इसी तरह से ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट पार्ट या 5 डिफरेंट पार्ट या 8 डिफरेंट पार्ट्स में अपने बॉडी को डिवाइड करता है। रीजनरेशन के नतीजे में बॉडी जो है वो अपने रिमेनिंग जो लॉस पार्ट्स है उसको अटेन कर देती है और हर एक लॉस पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को लीड करता है। जैसे अब यहाँ पे आपके पास बैक स्लाइड में अगर देखा जाए कि स्टारफिश के एक आर्म को अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो वो जो एक आर्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट करता है, न्यू प्रोजेनी के जो लॉस पास है उसको थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है वो रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। स्पोर फॉर्मेशन आमतौर पे जो बैक्टीरिया में क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, जबकि ज़्यादातर ये हमारे पास किंगडम फंजाई में राइजोपस के अंदर होती हैं। राइजोपस में हमारे पास जो स्पोर्स हैं वो हमारे पास जब भी उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाए, सूटेबल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेड मौजूद है, प्लस मॉइस्ट टेम्परेचर अवेलेबल हो, मॉइस्ट इन्वायरमेंट के साथ जो प्रॉपर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अवेलेबल हो जाए तो आमतौर पे स्पोर्स जो है वो हाइफी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो हाइफी हैं वो आपके पास 3 कैटेगरी में होते हैं। एक हाइफी जो पैरेलल मूव करता है जिसको आप स्टोलन का नाम देते हैं, एक हाइफी जो कि डाउनवर्ड मूव करता है जहाँ पे वो एंजाइम्स की सिक्रीशन करके आपके पास एक्सोडाइजेशन के नतीजे में ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब करता है, जबकि थर्ड जो है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, आगे जाके वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। और वो हर एक स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और स्पोरेंजियो जो 4 है वो उसको तमाम तर मटीरियल की प्रोवाइड करता है। हर एक स्पोर चूँकि थिक वॉल्ड होता है उसने हार्श इन्वायरमेंट को सफ़र करना है, डेफिनेटली इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होगा तो वहाँ पे रेडिएशंस भी हैं, ड्राउट कंडीशन भी यानी कि मतलब खुश्क साली भी होगी, डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, तो सूटेबल इन्वायरमेंट को अटेन करने में उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पोर जो है वो थिक वॉल प्रोटेक्टेड होते हैं और थिक वॉल प्रोटेक्शन की वजह से आप उसको सिस्ट का नाम देते हैं।
और बैक्टीरियम जो स्पीशीज़ हैं क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलाई वो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन के अलावा जो वो थर्ड जो सेकंड हमारे पास प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन में वो ना से पेरेंटल जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं, बल्कि वो अपने भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर वो डेफिनेटली पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन को हाई कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास किसी भी किस्म की हार्श इन्वायरमेंट से वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्ट, क्योंकि सिस्ट में एक सिंगल हमारे पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से वो प्रोटेक्टेड होते हैं, जबकि यहाँ पे वो डबल हमारे पास थिक वॉल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। चूँकि वो हमारे पास विद इन पेरेंटल सेल्स के अंदर बन रहे हैं, इसी वजह से उन स्पोर्स के लिए आप वर्ड जो यूज़ करते हैं वो एंडोस्पोर्स का वर्ड आता है। इसके बाद हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस है। पार्थेनोजेनेसिस में आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो जो जनरेट होता है वो अनफर्टिलाइज एग से होता है। डैट मीन कि जब मियोसिस के नतीजे में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो वो गैमीट्स सारे के सारे हेप्लाइड इन नेचर है, लेकिन बहुत सारे एग विदाउट द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन अपने जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। आपके पास ये जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो हनी बी में है। हनी बी में जो आपके पास ड्रोन्स हैं वो मेल प्रोड्यूस था थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है, मतलब वो एग अनफर्टिलाइज कंडीशन में न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो ड्रोन्स इसी वजह से हेप्लाइड इन नेचर हैं, लेकिन चूँकि हेप्लाइड इन नेचर हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा टाइम तक वो उनकी लाइफ स्पैन नहीं होती, वो बहुत 1 सीज़न सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जबकि वो एग्स जो कि फर्टिलाइज हो जाते हैं वो हमारे पास वर्कर्स और क्वीन बी की फॉर्मेशन करते हैं। वर्कर्स जो हैं वो शुगर कंटेंट के ऊपर उनके जो डेफिनेटली वो जो न्यू प्रोजेनी एग से प्रोड्यूस हुई, अगर उनको शुगर कंटेंट से ग्रो करवाया जाता है तो वो वर्कर्स की फॉर्मेशन होते हैं, अगर उनको फीडिंग के लिए हनी प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फीमेल प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्टिलाइज एग से हैं तो वो डिप्लाइड इन नेचर होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो वर्जिन बर्थ है, जिसमें हमारे पास किसी किस्म की भी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में स्पर्म जो है वो एग्स के साथ फर्टिलाइज नहीं होता और ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे वेल्बेशिया जो है ये बैक्टीरिया है, और ये वेल्बेशिया बैक्टीरिया हर जो है वो फीमेल इंसेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। ये उनके सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक पार्ट बन जाता है। ये इसका जो है स्पेशल फीचर है वेल्बेशिया बैक्टीरिया का। और इस नतीजे में जो फीमेल जो एग्स प्रोड्यूस करती है वो सारे के सारे अनफर्टिलाइज रहते हैं और वो नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल में आता है कि बाद दफ़ा बैक्टीरिया भी जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्थेनोजेनेसिस आमतौर पे फिशेस, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिप्थीरिया की एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया। बहुत सारे ऐसे डिप्थीरिया भी होते हैं जो कि आमतौर पे एग्स से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास ड्यू टू द रिज़ल्ट ऑफ अनफर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आमतौर पर प्लांट के अंदर होने वाली प्रोपगेशन है, जिसमें हमारे पास पेरेंटल प्लांट बॉडीज़ को यूज़ करते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से आप इसको वेजिटेटिव कहते हैं। मेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट को यूज़ करते हैं, आप उसके स्टेम, रूट और लीफ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में चूँकि आप पेरेंटल प्लांट्स की रूट को, स्टेम को, लीव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो यूज़ कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करें, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट प्रोजेनी कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल्स होगी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके पास चूँकि बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसकी 2 टाइप्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकंड हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरल में आप ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस इवॉल्व नहीं होती और जो उसके स्टेम, रूट और लीव्स हैं वो नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे ह्यूमन सेलेक्ट करता है उसके फिजिकल फीचर्स को, और वो सेलेक्टेड प्लांट्स के स्टेम और रूट ही नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में ह्यूमन बींग्स के इन्फ्लुएंसेस आना शुरू हो जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल मीन्स में काउंट किए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो आपके पास 6 को डिस्कस किया गया है, उसमें बल्ब्स,
जैसे ट्यूलिप और ऑनियन है। ऑनियन में आप देखेंगे फ्लैशी लीव्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास सेंट्रल में स्टेम है। आप जब उसके बल्ब को ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो वो डिफरेंट जो है वो नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसी तरह से कॉर्न में डैशीन और गार्लिक कहा जाता है। गार्लिक, आप ये जो गार्लिक फीड्स हैं आप उसको यूज़ करते हैं और आपने और जो नेक्स्ट पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो अपने रूट्स में इर्द गिर्द जो है वो न्यू प्रोजेनरी जो है कॉम्स है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। राइजोम में आपके पास जिंजर यानी कि अदरक आ जाता है। जिंजर में आप नोट करेंगे कि स्टेम में हर एक पोर्शन के बाद है, एक पार्ट के बाद एक लाइन वो हमें अपीयर होती है और वो लाइन उस पोर्शन को डिवाइड कर रही होती है। तो वो जो राइजोम्स के ड्राई थिक लीव्स अंडरग्राउंड जो स्टेम है, जो लीफी सरफेस है, वो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी तरह से बहुत सारे फर्न्स हैं जिनके अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरह से वाटर लिलीज़ भी की जो स्टेम्स हैं अंडरग्राउंड वन जो राइजोम्स है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्टेम ट्यूबर्स में पोटैटो और यम आते हैं। पोटैटो के आप जब भी इस जो रूट है बाद में आप उसको स्टेम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो स्टेम है आप उसको इस तरह से कट डाउन करते हैं कि हर एक पीस के अंदर आपके पास एटलीस्ट 2 आइज़ मौजूद हों और हर एक आई से आपके पास रूट और स्टेम जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। सकर्स में आपके पास मिंट है। मिंट पुदीने में अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो रूट है वो हमारे पास पैरेलल टू अर्थ मूव करती है। जब ज़मीन से बाहर निकल आते हैं उसके बाद वो ज़मीन के साथ जहाँ पे अटैच होगी वहाँ पे जो नोड का पोर्शन है, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, वहाँ पे से आपके पास स्टेम और रूट की फॉर्मेशन होती है और फिर आगे वो नेक्स्ट पैरेलल रूट्स को जो है वो हमारे पास ऑन द सरफेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। जो ऑन द सरफेस स्टेम्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो नेक्स्ट प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे जो रूट्स जो कि पैरेलल टू अर्थ सरफेसेस मूव करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, और ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये हेल्प भी कर रहा होता है कि एंकरिंग में कि वो दीवारों के साथ जो है वो अटैच रहे। तो इसी वजह से आप इन ऐसे स्टेम्स रूट्स पोर्शंस को आप सकर्स का वर्ड कहते हैं। 6 में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स है। इसमें ब्रायोफिलम आपके पास यहाँ पिक्चर में भी दिखा हुआ है कि हर एक मार्जिन में एट अ सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर के बेसिस पे आपके पास वहाँ पे ब्रायोफिलम के न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। ये कम्प्लीटली जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें किसी किस्म के ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व नहीं होती। आप कंप्लीट आलू जब ज़मीन के अंदर है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके पास कटिंग और ग्राफ्टिंग आ जाती है। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग में प्लांट के स्टेम को कट डाउन करके आप ज़मीन के अंदर उसको अटैच करते हैं और ज़मीन में सूटेबल इन्वायरमेंट के बेसिस पे वो जो स्टेम है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रूट्स की प्रोडक्शन करती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये कह सकते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू पेरेंटल पार्ट्स के जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको आप कटिंग कहते हैं। जबकि ग्राफ्टिंग में टेक्निक्स में आप सेम स्पीशी के स्टेम्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं और उसका मेन मकसद आपके पास यही होता है कि आपके पास डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स आएँ, और जो कि इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स बतानी है। ये एक टेक्निक में तो कि आप जो स्टेम के 2 पोर्शन के कट डाउन करें, लेकिन आपने उसको हाफ तक नहीं लेके जाना। उसके जो है 1/3 पार्ट आप उसको कट डाउन करने के बाद एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। आप कटिंग और ग्राफ्टिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सा पोर्शन आप कट डाउन करके ज़मीन के अंदर लगा रहे हो उसका एयर के साथ इन्फ्लुएंस कम से कम हो। अगर एयर के साथ इन्फ्लुएंस होगा तो ड्राइनेस के नतीजे में, हार्श इन्वायरमेंट के नतीजे में वहाँ जो लिविंग सेल हैं जो कि फ्यूचर रूट स्टेम्स की फॉर्मेशन करेंगे उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा आपके पास सेकंड ग्राफ्टिंग टेक्निक्स में आप उसकी जो वी शेप में कटिंग करने के बाद दोनों पोर्शन को आपस में अटैच करके आप उसको प्लास्टिक से और फिर प्लास्टिक के थ्रू आप उसको कवर कर देते हैं और रोप्स के थ्रू आप उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कि आपके पास ये जितने भी ग्राफ्टिंग टेक्निक्स है वो डिपेंड कर रही है कि प्लांट के स्टेम का डायमीटर कितना है। अगर बड़ा दरख्त है तो डेफिनेटली आपको जो ये क्यूब शेप है आप उसको ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास पेरेंटल प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके पास जो आप प्लांटलेट्स लगा कर जो स्टेम यूज़ कर रहे हैं
उसका डायमीटर कम है तो आप सिंपल जो है वो वी शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं कटिंग और क्राफ्टिंग के। मेन मकसद आपका डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन करना है, लेकिन जो कटिंग की टेक्निक्स हैं आप एक गुलाब के पौधे की टहनी दूसरे गुलाब के पौधे की टहनी में आप लगा सकते हैं, मतलब इसमें सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी आप ये कर सकते हैं। जेनरा के लेवल तक भी आप जा सकते हैं कि सेम जेनरा है तब भी आप उन और जो प्लांट्स हैं उनके बीच में आप कटिंग की टेक्निक से एक ही प्लांट जो है वो आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन चूंकि एक प्लांट में अपने हार्मोन्स है, सेकंड प्लांट के अपने हार्मोन्स है, तो डेफिनेटली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं हो सकता है वो आपका डिज़ायरेबल भी हो सकता है वो आपका डिज़ायरेबल ना हो। अगर आपका डिज़ायरेबल है तो आप इस टेक्निक्स को एग्रीकल्चर फील्ड के थ्रू जो है वो प्रोपेगेट कर देते हैं, आप उसको फैला देते हैं ताकि इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपके पास फार्म्स में मल्टीपल आपके क्वालिटी और क्वांटिटी फूड की बढ़ा सकें, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं करते। आपके पास यहाँ पे एक ही प्लांट के ऊपर आप लोग जो ग्राफ्टिंग टेक्निक में आप मल्टीपल ग्राफ्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और ये आपके पास एक एग्जांपल भी है कि सेम जेनरा को यूज़ करते हुए किस तरह से एक ट्री जो है वो 40 डिफरेंट फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। टिश्यू कल्चरिंग में आप भी जो टेक्निक है ये आमतौर पर लैब्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसमें आप मुकम्मल तौर पे बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसके बॉडी के सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ जो है टिश्यू जिसको आप कहेंगे, आप उसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि पीछे आपने जो टेक्निक पढ़ी थी कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, उसमें आप होल बॉडी पार्ट्स को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरेंटल प्लांट को यूज़ करते हुए टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। स्टिल यहाँ पे चूँकि माइटोसिस इन्वॉल्व है तो नेक्स्ट प्रोजेनरी जो आपकी आएगी वो आइडेंटिकल टू देयर ऑफस्प्रिंग आएगी। द पार्ट ऑफ ये जो प्रोसीजर है उसके पास टिश्यू कल्चरिंग में द पार्ट ऑफ द प्लांट जो आप यूज़ करेंगे आप इसको एक्स प्लांट्स का नाम देते हैं। एक्स प्लांट्स को आप न्यूट्रिएंट मीडिया आप प्रोवाइड करते हैं, आप उसको ग्रो कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट, थर्ड आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, क्योंकि अभी प्लांट जो है वो इस अमाउंट में नहीं हुआ कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आप उसके लिए तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ग्रोथ एंड आपके पास ग्रोथ के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आप डिफरेंट हार्मोन्स भी यूज़ करेंगे ताकि वो जो टिश्यू है वो आगे जाके स्टेम, रूट और लीव में कन्वर्ट हो सके। और इसके अलावा एनर्जी सोर्स के तौर पे आप कार्बन, सुक्रोज वगैरह आप हाई अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन के अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फोर्थ, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आपके पास हाईली अमाउंट में विटामिन, अमाइनो एसिड और अदर ऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होंगे कि ताकि वो प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकें। Apart from this, the culture media also serve as a medium for the supplying the phytohormones or the plant growth regulators. डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनिज़म के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, तो डेफिनेटली आप हार्मोन्स के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हुए आप अपने रिक्वायर्ड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाएंगे। अगर आपके हार्मोन्स तीनों टाइप्स के मौजूद हैं, स्टेम और रूट और लीफ वाले, तो आपके पास वो जो टिश्यू है वो कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास हार्मोन्स सिर्फ स्टिमुलेट कर रहे हैं रूट्स की ग्रोथ के लिए, तो उस टिश्यू से सिर्फ रूट बनेगा। अगर स्टेम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के वाले हार्मोन्स है तो जस्ट स्टेम करेंगे, अगर लीफ वाले हैं तो जस्ट लीफ। लेकिन चूँकि हम लोगों के नेक्स्ट पर्पस से हमारे पास न्यू प्लांट्स की जनरेशन होता है, तो डेफिनेटली उस मीडिया के अंदर आप तीनों तरह के हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके पास इसमें होगा क्या है कि डेफिनेटली आपने टिश्यू को आपने फेवरेबल कंडीशन दे दिया है, तो डेफिनेटली उसमें माइटोसिस के नतीजे में एक हमारे पास क्लॉथ यह कह सकते हैं कि क्लम्प ऑफ जो है आपके पास टिश्यू सेल्स बनना शुरू हो जाएगा। वो जो आपके पास क्लम्प्स है जिसको आप ब्राउन लम्प भी कहते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि कैलक्स की फॉर्मेशन होती है। वो कैलक्स चूँकि आपने तमाम तर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए हुए हैं, आपने ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए हुए हैं, वो डेफिनेटली पहले तो वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो डेवलपमेंट के नतीजे में अपने अपने फंक्शंस को डिवाइड करना शुरू कर देगा।
अपने अपने लोकेशन के लिहाज से, अपने अपने फंक्शंस के लिहाज से वो डिफरेंट ऑर्गन्स और अपने अंदर ऑर्गन टिश्यूज़ के फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। कुछ सेल्स जो हैं वो जाइलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ स्केलेरेन्काइमा में, कुछ कॉर्क में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स के फॉर्म में ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जो कैलक्स है वो अपनी लोकेशन जो है वो उसके अंदर जो सेल्स है अपने लोकेशन के लिहाज से अपने फंक्शंस को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और द इंटायर प्रोसेस रिक्वायर द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन टू बी मेंटेन है। अब एसेप्टिक कंडीशन क्यों चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली अगर यहाँ सेल्स की ग्रोथ हो रही है और कोई और बैक्टीरियल सेल या फिर कोई और प्लांट का सेल अगर वहाँ पे आप किसी तरह से ट्रांसफ़र हो गया जो कि इवन आपकी नेकेड आई जिसको आप कहते हैं उससे विजिबल नहीं होता, तो डेफिनेटली आपके ऐसे कंडीशन में तमाम तर टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली फेल हो सकता है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि आपके कंप्लीट बैच ऑफ प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपको उसको कम्प्लीटली एसेप्टिक कंडीशन देंगे कि किसी किस्म के कोई भी एक सिंगल सेल भी वहाँ ट्रांसफ़र ना हो। टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक में अभी बताया कि किस तरह से एक छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, फिर उसको आप न्यूट्रन मीडिया प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रन मीडिया में चूँकि हार्मोन्स और मुख्तलिफ एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मौजूद हैं। उसके नतीजे में प्लांट्स की जब ग्रोथ हो जाती है तो उन प्लांट्स को आगे जो है वो डिफरेंट ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ट्रेस के अंदर कंपोस्ट मौजूद होती है, जिसके नतीजे में वो प्लांट जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। यूजेस ऑफ टिश्यू कल्चरिंग क्या है? टिश्यू कल्चरिंग इज़ यूज्ड टू डेवलप द थाउजेंड ऑफ जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट है। तो इसी वजह से आप इसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो प्रोपगेशन है कि आप बहुत स्मॉल पोर्शन आप यूज़ करते हैं और पेरेंटल प्लांट का, और ताकि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकें। The method offers an advantage over other method as it can be used to develop disease-free plant from the disease-rod plant by using their meristem। मतलब आप बड़े बड़े स्टेम और लीव्स वगैरह को यूज़ करते हुए डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई वगैरह भी हो सकते हैं। या ज़मीन के अंदर जब आप उसको ग्राफ्टिंग या कटिंग की टेक्निक में ज़मीन या किसी पौधे में लगाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। डिजीज़ के नतीजे में आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रून हो सकता है, तबाह हो सकता है। तो ये प्रोसेस अच्छा इस वजह से है कि आप इसको एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें किसी किस्म के बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह मौजूद नहीं है। तो आपके ये प्रोसेस जो है वो अगर केयरफुली करते हैं तो ये आपको मल्टीपल आपके पास जो रिसोर्सेज के नतीजे में आपको थाउजेंड ऑफ क्लोन्स आपको प्रोड्यूस करके देगा। चूँकि सेम प्लांट्स हैं, सिंगल प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट सेल से आपने इसको प्रोड्यूस किया, तो ये सोमा क्लोन्स जो हैं आपको जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फील्ड के अंदर तमाम तर प्लांट एक जैसे हों, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी एक जैसी हो, तो आपको फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करते हैं। दिस मेथड प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय द स्कोर ऑफ 1000। तो इसी वजह से आप इसको बड़े बड़े फील्ड्स वगैरह में प्रोड्यूस करने के लिए या फार्म्स अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वहाँ के लिए टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। आज जो हमारे पास लेक्चर है उसके अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 3 आप लोगों को कंप्लीट करने हैं आज के लेक्चर के लिहाज से। और अपनी इस लेक्चर नंबर 9 के लिहाज से अगर किसी किस्म की क्यूरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।